जो चंडीगढ़ से हैं और सह प्रभारी हैं, हमारे अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, विधायक भी रहे, अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, रणधीर जी हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, जामबाल जी जो सीएम ऑफिस में उनके सहयोगी भी हैं और हमारे महामंत्री हैं, हमारे कैशियर सूसा ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने सहयोगी की तरफ से आप सबका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। पिछली बार आपसे मिलने का तय हुआ था, लेकिन मौसम ने कुछ ठीक नहीं समझा होगा उस समय और बर्फबारी होने के कारण आपसे हम लोग नहीं मिल पाए। तो आज आपको हमने तकलीफ दी है, तो आशा करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, उसका हम लोग अच्छी तरह, पूरी तरह इंफॉर्मेशन दे पाएं, जवाब दे पाएं, उसकी पूरी कोशिश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले जो एक दुख समाचार आप सबको मालूम है कि हमारे एक सहयोगी, एक मेंबर पार्लियामेंट, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, श्री राम स्वरूप जी, उनका देहांत हुआ है। हमें तो दुख है, हमारे परिवार के थे, लेकिन जिस ढंग से मैंने मंडी के लोगों से बात की, हिमाचल के लोगों से बात की, तो ऐसा एहसास हुआ कि उनके जाने का सभी को दुख है। इसलिए हम आपके द्वारा भी हिमाचल की जनता के साथ अपनी जो वेदना है, अपने जो मन की भाव है, वो शेयर करते हैं। देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। एक शब्द में मैं अगर इस बात को कहूं कि चाइना ने कोरोना दिया और भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उसका इलाज दिया। कोरोना फैलाने में जिस ढंग से चाइना ने सारे विश्व को अपने घेरे में लिया, उसी तरह भारत ने वैक्सीन डेवलप करके एक इलाज की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और बाकी देशों की मदद की। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक ड्राइव के रूप में, ताकि 60 साल की उम्र के सब लोग वैक्सीन लगाएं, टीकाकरण करवाएं, उसके लिए जैसे हम बूथ पे काम करते हैं हमारा कार्यकर्ता, उस ढंग से पार्टी ने योजना बनाई है ताकि सब लोग इस टीकाकरण का लाभ ले पाएं। इसी तरह जो 45 एज के तरफ के लोग हैं, उनका प्रोटोकॉल जो है, अगर कोई एलिमेंट है, उनको भी टीकाकरण करवाना। सेवा भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, हम लोग राजनीति में रहते हुए भी सेवा हमारा प्रमुख काम है, उसको कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी देशव्यापी योजना है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता यहाँ पर काम करें। दूसरा, अभी हमारे सामने जो बाकी चैलेंजेस हमने एक्सेप्ट भी किए हैं, पूरे भी किए हैं और आने वाले के समय में भी। यहाँ पर हमारी सरकार बनी, उसके बाद जहां के जो लोकसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी की सभी विधानसभाओं पर जीत हासिल की। जे एक तो कार्यकर्ता का काम करने का ढंग, केंद्र सरकार की, पिछली सरकार की पॉलिसीज, प्रेजेंट सरकार की पॉलिसीज, नेतृत्व इकट्ठे होकर काम करने का नतीजा रहा कि हमने लोकसभा में भी बहुत अच्छे से काम किया है। फिर चैलेंज आया बाई इलेक्शन का, उस चैलेंज को भी हमने पार किया और वो 2 के 2 बाई इलेक्शन हमने जीते। फिर पंचायती राज सिस्टम जो हमारा नारा था कि हम लोग गांव से, पंचायत से पार्लियामेंट तक, हमने वो भी जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, पंचायतें हो, वहां के प्रधान, उप प्रधान, नगर पंचायत हो, नगर कौंसिल हो, उस सब पर भी बहुत बड़े मतों से हमने जीत हासिल की। अभी एक बाई इलेक्शन फतेहपुर का और दूसरा 4 कारपोरेशन के इलेक्शन जो है वो ड्यू है। इसमें पालमपुर, धर्मशाला, सोलन और मंडी। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव डेफिनेट जीतेगी। उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार के काम, एक बूथ लेवल तक का संगठन
हम सब इन चीजों को मिलाकर जो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन हैं उसमें बहुत अच्छा अपना शो करेंगे और 4 की 4 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की प्योर बने। उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो संगठन की स्थिति है, सरकार की स्थिति है, कि हम 4 की 4 कारपोरेशन जीतेंगे। एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया। कार्यकर्ता का मन था, लोगों का मन था कि क्यों नहीं ये चुनाव चिन्ह पर। तो ये भी एक निर्णय लिया है कि आने वाले कारपोरेशन के चुनाव जो हैं वो चुनाव चिन्ह पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वार्ड, जितने वार्ड हैं, सभी वार्ड पर चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ेगी। उसके लिए प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, कारपोरेशन के भी सह प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। उसके साथ साथ वार्ड वाइज हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी लगा दी है और वोटों के स्क्रूटनी करना, उसका काम भी भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पूरा कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और गमखम से ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार जिस ढंग से हमें पंचायत के चुनाव में लोगों ने साथ दिया है, वो एक बार फिर हमें इन कारपोरेशन के चुनाव में हमारा साथ देगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, ग्राम सभा से विधानसभा। ये 2022 का जो चैलेंज है उसके लिए भी हमने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आगे से ज्यादा सीटें जीतें, आगे से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व, एक ऐसे नेता के नीचे हम काम कर रहे हैं जिसने सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। उनके द्वारा किए गए काम, फिर संगठन, मजबूत संगठन, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और तीसरा जो जहां की सरकार की पॉलिसीज हैं उसको लेकर हम लोग जो लोगों के बीच जाएंगे और डेफिनेटली 2022 की भी सरकार हम बनाएंगे। अब जिसके साथ हमारा मुकाबला है उनके पास क्या है? उनके पास ना तो ऐसा कोई नेतृत्व, ना ही कोई इशू, ना ही कोई इलेक्शन। तो एक शब्द में कहूं कि कांग्रेस आज नेता विहीन, दिशा विहीन और मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है और उनके पास सिर्फ विधानसभा में और जो उन्होंने रोल अदा किया है गवर्नर साहब के साथ, जिस तरह से व्यवहार किया है, वो उनका शो करता है कि वो किस ढंग से कमजोर हो चुके हैं कि गवर्नर जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, जो उन्होंने साबित किया है। और जनता ने उनको जितना ललकारा है, मैं जितना प्रवास मैंने किया, आप लोगों ने भी बहुत क्वेश्चन के बारे में पूछे हैं और ये बाद में भी कहा है कि ऐसा यहाँ देवभूमि, यहाँ के लोग देव तुल्य हैं, ऐसा कभी भी हम सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेतृत्व, दिशा और इश्यूज। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने ओपोनेंट का, तो बहुत ज्यादा फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सोच में, भारतीय जनता पार्टी के कामों में और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में। तो डेफिनेटली हम लोग ये आने वाले जो जितने भी चुनाव आएंगे उसको जीतेंगे और जो मिथ बना हुआ है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस मिथ को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और 2022 में अपनी सरकार डेफिनेटली बनाएंगे। एक मैं बधाई देता हूं प्रदेश को भी, सरकार को भी। कई बार चलते चलते लोग कहते थे कि देखिए आपने 70 साल की उम्र की पेंशन तो दी है, लेकिन कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको पेंशन की जरूरत है। तो सरकार ने जो 65 महिलाओं के लिए एज की है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उन महिलाओं को दिया है जो उन्होंने यहाँ पर पेंशन दी है। और अच्छा बजट सरकार का आया है, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग यहाँ पर रहेगा और कोई भी कमी विकास की दृष्टि से इस प्रदेश को हम नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे इतनी बात कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो फतेहपुर का हालांकि बाई इलेक्शन की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, जो बीजेपी के पिछली बार कैंडिडेट थे वही रहेंगे ना फिर चेंज किया जाए? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज अनाउंस कर सकता हूँ, बाकी हमारी सिस्टम है वो हम नीचे से लेकर ऊपर तक
फिर इससे भी ऊपर तक पहले जिला तय करेगा, फिर यहाँ की इलेक्शन कमेटी तय करेगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको कैंडिडेट होना है। मैं तो एक ही बात अनाउंस कर सकता हूँ, वो है कि जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। सोलन में 100 से ज्यादा पदे चले गए जी कांग्रेस में अभी कल, तो सत्ता में होते हुए भी ऐसा क्यों, और क्या इसका चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जो एमसीसी के हैं चार? मैं ये समझता हूँ, आपने देखा होगा बहुत लोग आ भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किला इतना मजबूत है कि ये किसी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। ये संगठन जो है ये कार्यकर्ताओं का संगठन है। कभी भी कोई एक व्यक्ति यहाँ पर, जैसे दूसरी पार्टियों में सिर्फ नेता, मतलब मैं तो शब्द यूज करता हूँ कि वहां नेता जन्म से बनता है, हमारा कर्म से बनता है। वो किसी परिवार में पैदा हो गया तो नेता हो गया। हमारा चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फौज में नौकरी करने वाला प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये बातों का ज्यादा असर हमारी पार्टी के ऊपर पड़ने वाला नहीं। सर, क्या बीजेपी राज्यपाल के अपमान पर सियासत नहीं कर रही है? बीजेपी राज्यपाल के इस अपमान पर सियासत नहीं कर रही है। जहां पर आप सवाल पूरा, जहां आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, लेकिन विधानसभा में अनकंडीशनल बिना उनके माफी मांगे सरकार ने या वहां पर पार्टी ने माफी दे दी उनको। एक बार गवर्नर के पास भी वो नहीं गए माफी मांगे। तो ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं है कि माफी मतलब एक तरफ नहीं मांगने दी जा रही है और एक तरफ दो पहलू हैं क्वेश्चन के। आप एक अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कि जो कांग्रेस के लोगों ने किया है वो ठीक किया है, मेरा तो कोई भी नहीं कहेगा। दूसरी बात, हमने मर्यादा के हिसाब से उसको निकाला, वो सदन की कार्रवाई से बाहर हुए, उनके ऊपर आज भी केस है। लेकिन जब सदन का सामूहिक निर्णय हो कि नहीं कुछ सदस्य बाहर है, उनको ले लेना चाहिए, तो उस मर्यादा को भी हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा, बजट के ऊपर प्रदेश का बजट जो है प्रदेश को देना है, सबका सहयोग रहे, उनको भी बोलने का मौका रहे। एक विशेष परिस्थिति में भी उनको जो उनका रेवोकेशन हुआ है। आपकी अभी सीएम साहब के साथ कुछ मीटिंग हुई है, दैट वाज ऑफिशियल, कुछ नहीं, विशेष मुद्दे थे या जनरल डिस्कशन? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं। जब कार्यकर्ता कहीं भी मिलते हैं तो वो अपने पार्टी की बात जरूर करते हैं, उसका शेयरिंग ऑफ व्यूज होता रहता है कोई भी मौका। नहीं, वही जानना चाह रहे थे कि चुनावी रणनीति पे भी चर्चा हुई कार्यकर्ता होगी, जो होगी आपको बता देंगे जब भी होगी। कैंडिडेट्स कब तक अनाउंस हो जाएंगे चारों एमसीसी के, कब तक संभालेंगे? बहुत जल्दी। कारण क्या है कि हो सकता है कि आज हम लोग रात को कुछ बातें तय करके, क्योंकि जो बात बतानी है सबसे पहले आपको ही बतानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की योग्यता की तुलना उनके वस्त्रों से की है, आप क्या मानोगे? मैं इस बात में जाना नहीं चाहता। बेटर है कि उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, किस ढंग से कहा, मुझसे पूछ लीजिए। सर, आपका ही कहना है कि जो क्षेत्र में या देश में जो है वो विकास हो रहा है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी जो है वो हमारी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग देख रहे हैं कि सभी वर्ग, चाहे हम मजदूरों की बात करें, किसान की बात करें, महिला की बात करें, पेंशन कर्मियों की बात करें, बैंक कर्मचारियों की बात करें, जल रक्षकों की बात करें, सभी लोग आज सड़कों पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर? एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र और राज्य सरकारें जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने हर जो पॉलिसी है वो अंतिम व्यक्ति को देखकर बनाई है। उसका नाम अंत्योदय, इसका हम शब्द यूज करते हैं। डेमोक्रेसी में किसी बात को मनवाना, किसी बात का डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, उनका राइट है कि वो सड़कों पे आके धरना दे, प्रदर्शन करे, अपनी बात को कहे। जो भी किसी भी वर्ग की जेन्युइन बात होगी उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उसके ऊपर सहानुभूति से विचार होगा। सर, किसानों की मांग आपको जेन्युइन नहीं लगती? आप कह रहे हैं कि जेन्युइन मांग। देखो, अगर 10 मिनट आप मुझे दोगे तो मैं अच्छा लगेगा कि आपकी कुछ गलतफहमियां दूर करें। एक बहुत लंबा संघर्ष चला है। एक लाइन में मैं इस बात को, क्योंकि मैं उस प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं जिसको किसानों का प्रदेश कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कभी भी किसान विरोधी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी किसान हित की सरकार है
उसके बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमने किसानों के हित में बिना मांगे फैसले लिए। आपको पत्रकार करते कितने समय हो गए, मैं उस बात नहीं जाना चाहता। आपको याद होगा, जब आप छोटे भी होंगे आपने सुना भी होगा कि एक एमएसपी को लेने के लिए हर 6 महीने बाद किसान को सड़कों पे आना पड़ता था। और पिछली सरकारें कभी 10 रुपये बढ़ा रही है, 20 रुपये बढ़ा रही है, अल्टीमेटली मैक्सिमम 50 रुपये बढ़ा के बात को छोड़ दी। और भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार है जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट के फार्मूले के मुताबिक एमएसपी का फार्मूला तय किया है। आपको याद होगा जब अटल जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महसूस किया कि किसान अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत बड़े ब्याज के ऊपर कर्ज पे पैसा लेता है। उसको किसान क्रेडिट कार्ड देकर उन्होंने उनकी परचेजिंग पावर जो है उसको बढ़ाया। फिर यूरिया लेने के लिए 6 साल में बता दो आप, एक बार भी किसी किसान को लाठी खानी पड़ी। और 6 साल से पहले देख लो कि शिमला में मिल रहा है, नहीं जी सोलन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बाद में किसानों को लाठियां पड़ती थी। यूरिया का मिसयूज होता था। नीम कोटेड यूरिया देके कभी मांग नहीं थी, नीम कोटेड यूरिया देके हमारी सरकार ने यूरिया की कमी को खत्म किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड लंबा विषय है, 20 मिनट 50 मिनट बोल सकता हूं। आपने आदमी के हेल्थ कार्ड तो सुना होगा, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड किसान को कौन सा बीज चाहिए, कौन सी फर्टिलाइजर चाहिए, कौन सी पेस्टिसाइड चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, उसका फैसला सॉइल हेल्थ कार्ड करेगा। उसका निर्णय लिया है। क्रॉप इंश्योरेंस की, ये सब स्कीमें हमने दी हैं। जहां बिल की बात है, ये बिल किसान के हित में बिल है, लेकिन कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया गया कि आप इस बिल के तहत ही, नए एक्ट के तहत ही अपनी फसल को बेच सकते हैं। एक अल्टरनेटिव जो है वो किसान को दिया है और बार बार कहा है, ना मंडी खत्म होगी ना एमएसपी खत्म होगी। सर, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल डेंट इस चीज़ का है? क्योंकि पंजाब के जब नगर निगम के चुनाव हुए भाजपा बहुत पीछे रही, हरियाणा में इसका इफेक्ट आया, बंगाल में अब किसान पहुंच चुके हैं, तो आपको नहीं लगता पॉलिटिकल इसका डेंट और आने वाले समय में हिमाचल और जगह भी होगा? जब भी किसी क्लास में रिजेंटमेंट होती है, पॉलिटिकली उसका नुकसान तो होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कुछ लोगों ने उन भोले वाले किसानों को अपना टूल बनाकर इस आंदोलन को उस ढंग पर ले गए हैं जिस ढंग पर लेके नहीं जाना चाहिए था। वो देश के हित में नहीं। सर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार तो बैकफुट पर है। रोजगार के आपने यहाँ हिमाचल की बात करें, सरकार के बजट में पूरा प्रोविजन है कि रोजगार के मुद्दे जो हैं वो कितने प्राइवेट और कितने सरकारी हम लोग देंगे। जहां तक महंगाई की बात है, बहुत सी बातें डीजल और पेट्रोल के साथ भी जुड़ी रहती हैं। आज हम लोग कह रहे हैं सबको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, एक प्रदेश की बात नहीं है और वहां उस पर प्रदेश एग्री भी नहीं करेंगे। वो है कि इस सारे डीजल पेट्रोल को जब तक जीएसटी में नहीं लाते तब तक इन रेट्स को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। और कोरोना का जो टाइम रहा, उस टाइम ने आपने देखा कि बहुत सी बातें विकास में भी, लोगों के पैसे खर्चने में भी, परचेजिंग पावर में भी काफी मुश्किल आई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में जिस ढंग से सरकार ने काम किया है उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। हम लोगों की हर समस्या को हल करने के लिए हमारे मन और दरवाजे खुले और उसका समाधान हम लोग कर रहे हैं। जीएसटी के पहलू के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाना चाहिए तो समाधान होगा, इसमें कहाँ रुकावट था? ये सब राज्य इस पर कंसेंसस नहीं बना पा रहे। जब जीएसटी आपको है नहीं, सेंटर का तो पहले फार्मूला था, आपको याद होगा, इसलिए नहीं अब भी तैयारी। अब बार बार हमारे ये नेताओं के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जब तक सब राज्य इस बात पर सहमत नहीं होंगे तब तक इस विषय को, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी रूल स्टेट से पहले ऐसा नहीं होता, स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के, वो जायज है? देखियो, अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि डीजल के रेट कम है, पेट्रोल के कम है, तो नहीं कह सकता। उसका कारण मैंने बता दिया। खन्ना साहब, आपने शुरू में कोरोना का मामला उठाया, मतलब
चाइना ने लाया और कोई बोलेगा नहीं? सारे सर एक दो सवाल अगर कहने तो पूछो नहीं पूछो मैं तो मैं वैसे भी इसलिए थोड़ा सा दिल ले लेता हूँ, मैं पंजाब से हूँ ना आपसे पंजाबी कर रहा हूँ। वही का पड़ोसी हूँ जलसे से। तो तेरा ये था कि यहाँ भी शिवरात्रि का मेला हुआ मंडी में ना, तो वहाँ नेताओं ने मास्क नहीं पहने हुए थे, तो लोगों ने उसका ये तो देखिए मैं भी आपके पास आया हूँ, मैं मास्क ला के जेब में रखा हुआ है। जी जी ये तो प्रिवेंशन तो बहुत जरूरी है, चाहे वैक्सीन आ गई है उसके लिए 2 गज की दूरी भी और मास्क भी, ये बहुत जरूरी है। एक सवाल है मेरा। यार मास्क था आप क्योंकि पंजाब से आते हैं और हम यहाँ पंजाब को फॉलो करते हैं पेड मिशन के मामले में हिमाचल में अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन से असेंबली में भी लोन को लेकर बड़ी बहस और आपस में चल रहा है। थोड़ा सा समझाइए हमें कि क्या पंजाब में भी लोन को लेकर इतनी ही सेंसिटिविटी है जैसे कि हिमाचल में इशू बन जाता है पॉलिटिकल, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमी की कंडीशन है, क्योंकि हम पेड मिशन पंजाब को फॉलो करते हैं, दोनों राज्यों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखो हर राज्य का रेवेन्यू जनरेट करने का अलग अलग साधन रहता है। पंजाब में जिस ढंग से सरकार चल रही है पिछले 4 साल से एक भी नया प्रोजेक्ट वो सरकार लेके नहीं है। जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए थे उस सरकार ने, हम नौकरी देंगे, कितने लोगों ने फार्म भरवाए, वहां बहुत ड्रामा हुआ था, शायद आपको पता है कि नहीं पता, कि हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हर को स्मार्टफोन मिलेगा। वो एक बड़ा वो सरकार पूरा नहीं कर पाई। यहाँ वहां के रेवेन्यू की बात करें, वहां सरकार जो चल रही है पंजाब में, हर व्यक्ति हर वर्ग वहां पर दुखी है। आज विधानसभा का सेशन हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं मैं, क्या स्थिति होगी वहां के लोगों की। सेशन में पुलिस को अलग अलग जगहों से बुलाया जाता है जब उस ड्यूटी करने के लिए। कितना पैसा मिलता है उनको डेली, पता है? बता सकते हैं? आज के समय में 3 रुपए वो ड्यूटी देने आते हैं, 3 रुपए डेली के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे उनको, एक चाय का कप भी नहीं आजकल आता। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां की पोजीशन क्या है। और मुख्यमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री में हैरान होकर बैठते हैं तो सरपंच भी फोन करके बात कर सकता है कि जयराम जी मेरी ये बात सुनो। वहां के मुख्यमंत्री को वहां के मंत्री भी मिल सकते। एक वर्किंग कल्चर का भी फर्क है, वहां के इकोनॉमिक पोजीशन का भी फर्क है। हिमाचल में आप हैं, बहुत सुखी हैं आप लोग। आपने शुरू में कहा केंद्र सरकार की योजनाएं, बूथ स्तर का कार्य और प्रदेश सरकार का काम, इन तीनों मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतेंगे, खासकर नगर निगम के। जो स्थानीय मुद्दे हैं नगर निगम में, क्या वो खत्म हो गए हैं या गौण रहने वाले हैं इन चुनाव? मुद्दे ना तो स्थानीय कभी भी खत्म नहीं होते, चाहे एमपी का चाहे एमएलए का इलेक्शन। मैंने तो अपनी स्ट्रेंथ बताई है। हमने यहाँ जो सरकार ने काम किए हैं, पहला प्रदेश देखा है मैंने जहां पर 100% गांव को सड़क से जोड़ने की बात कही गई। पहला प्रदेश देखा है जहां पर 100% लोगों को, जिनको उस कैटेगरी में आते हैं, सिलेंडर देने की बात कही गई है। पहला प्रदेश देखा है जहां पर हिम केयर और आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर इलाज देने की बात कही गई है। हर जगह पानी देने की बात कही गई है। कितनी योजनाएं हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई योजनाएं यहाँ पर लागू की गई हैं। और मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि एचपी नंबर गाड़ी जो है वो आराम से अपने घर पे बिना पैसे दिए आ सकती है, जिसका नंबर एचपी है। टोल कहीं उसका एंट्री फीस नहीं, कुछ नहीं। कितना बड़ा रिलीफ आप आज अपनी जनता को इस सरकार ने दिया। मनाली में लग रहा है सर, नहीं, एंट्री फीस, बॉर्डर एंट्री फीस जो